नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक छोटा सा टॉपिक है भारतीय मरुस्थल, और उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद पूर्वी पठार। ये तीन टॉपिक इसमें रहेंगे, और थोड़ा पढ़ेंगे, नोट्स वाइज पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आपके कहीं ना कहीं ये काम आएंगी फ्यूचर एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं भारतीय मरुस्थल क्या है। दोस्तों, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। ये नॉर्मल एक परिभाषा होती है मरुस्थलीय क्षेत्र की। 25 सेंटीमीटर वर्षा या उससे कम वाले क्षेत्रों को हम मरुस्थल की श्रेणी में रखते हैं। तो भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम, अरावली पहाड़ियाँ जो हैं उसके उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, तथा पश्चिमी किनारे पर बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मरुस्थलीय मैदान है। तो किस तरफ है? अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम किनारे पर जो बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मरुस्थलीय मैदान है, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। दोस्तों, अब आपको पता होगा थार का मरुस्थल अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम और पश्चिमी किनारे तक फैला हुआ है। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग दोस्तों पंजाब, हरियाणा, गुजरात प्रांत में भी फैला हुआ है। तो कभी कोई पूछेगा कि इनमें से थार मरुस्थल कौन से राज्य में फैला हुआ है, तो पंजाब आएगा। तो पंजाब को क्रॉस नहीं करना आपको, पंजाब को भी टिक करना है आपको। पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में तक फैला हुआ है। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व थार के मरुस्थल में ही पाया जाता है। यानी राजस्थान, ये पंजाब, गुजरात, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं इस मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो इसलिए सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो मरुस्थल है पूरी दुनिया में, वो थार मरुस्थल ही है। तो ढाल के आधार पर मरुस्थल के दो भागों में बांटा जाता है। उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है की ओर है। दूसरा दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। कच्छ के रण जो है गुजरात में। दो भाग है, उत्तर और दक्षिण भाग। दोस्तों, जो कच्छ के रण में, जो कच्छ का रण है बहुत फेमस जगह है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि आप वहाँ जाओगे तो आपको सफ़ेद ही सफ़ेद दिखेगा। वो सफ़ेद बर्फ़ नहीं है दोस्तों, वो है कच्छ का रण, रन बोलते हैं उसको। पूरा वाइट कलर का होता है और नमकीन होता है, काफ़ी नमकीन क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र नमकीन दलदल से निर्मित है, जो हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। अधिकांश नदियां अंतःस्थलीय मतलब जमीन के नीचे से प्रवाह होती है। प्रतिरूप का उदाहरण है, जैसे लूनी नदी इसकी प्रमुख नदी है। लूनी नदी जो है अंतःस्थलीय नदी है, ये जमीन के नीचे से प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, किंतु यहाँ की धरातलीय स्थलाकृतियाँ भौतिक अपक्षय तथा पवनों के निर्मित है। तो मतलब इसकी जो धरातलीय स्थलाकृतियाँ है, जो धरातल में जो भी चीज़ बनी है इसमें, वो या तो अपक्षय के कारण बनी है या पवनों द्वारा निर्मित है। जैसे रेत के टीले हो गए, जैसे हवाई रेत सारी इकट्ठा हुई और टीले बन गए वहाँ पर, बरखान, छत्रक आदि। दोस्तों, ये है भारतीय मरुस्थल, जो कि हम थार मरुस्थल कहते हैं। कहाँ तक फैला है? पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम से और पश्चिमी किनारे तक फैला है। पाकिस्तान और इंडिया में तक फैला है, और इंडिया के किन किन राज्यों में फैला है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, नया टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मानो भारत जब एशिया में था भी नहीं, जब ये भूखंड एशिया में था भी नहीं, प्रायद्वीपीय पठार तब से पढ़ते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग पठार तक है। सोचो कहाँ तक फैला है, और एक त्रिभुजाकार है। मतलब भारत के हिमालयन रीजन से नीचे से अरावली पर्वत श्रेणी शुरू होती है, वहाँ से नीचे सारा किसका ना प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आता है। इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। यह गोंडवाना लैंड दोस्तों, गोंडवाना लैंड वो लैंड था जो स्टार्टिंग में जो एशिया से टकराया नहीं था भारत, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। कि टूटने जब गोंडवाना लैंड टूटा था तब हमारे महाद्वीप बने थे।
जो गोंडवाना लैंड के टूटने तथा उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था। उत्तर दिशा में मतलब ये एशिया पर टकराया था। यह प्राचीनतम भूभाग पैंजिया का हिस्सा। सबसे पहले पैंजिया था, तो पैंजिया में एक क्षेत्र था गोंडवाना लैंड। पूरे दुनिया में पहले एक पैंजिया क्षेत्र था, सिर्फ जमीन सिर्फ पैंजिया नाम की थी। जैसे वो टूटे तो उसमें एक क्षेत्र बना गोंडवाना लैंड, फिर गोंडवाना लैंड और टूटा, फिर बना भारत उससे, और वो टकराया एशिया से। जो पुराने क्रिस्टल आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। सामान्यतः प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। ये कारण है कि प्रायद्वीप पठार का अधिकांश नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम मतलब ये जो हमारा गुजरात, महाराष्ट्र और ये गोवा, केरला इस साइड है, ये पश्चिम साइड है। तो वहाँ से जो मध्य प्रदेश इन सब चीज़ें शुरू होती है, ये जाते पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ बंगाल की तरफ जाती है, बंगाली खाड़ी की तरफ जाती है इसकी ज़्यादातर नदियाँ। उत्तर उत्तरी प्रायद्वीप पठार का ढाल उत्तर तथा पूर्वी का और पूर्वी की ओर है। उत्तरी और उत्तर और पूर्वी की ओर, ठीक है। जो सोन, चंबल, दामोदर नदी के प्रवाह से स्पष्ट है। दक्षिण प्रायद्वीप भाग के इसका ढाल पश्चिम की ओर है, जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदी का प्रवाह है। अब इसकी ढाल जिस तरफ होगी ना, वो ढाल पर डिपेंड करता है कि हमारी नदियाँ कैसे बहती है। लेकिन इन नदियों में ढाल में भी एक अपवाद है, वह है नर्मदा और ताप्ती। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में, अगर ये टॉपिक आता है तो उनके फ्लो अलग है, क्योंकि वो पहले एक ड्रिफ्ट घाटियाँ बना चुकी है प्रायद्वीप पठार में, उसको अलग में डिस्कस करेंगे। नर्मदा और ताप्ती नदी, ये दो नदी याद रखना। ये जो है उल्टी बहती है, किस तरफ बहती है, पश्चिम घाट की तरफ बहती है। सॉरी, ये बहती है बंगाल की खाड़ी की तरफ, मैं उल्टा बोल रहा हूँ शायद, हाँ। ये बहती है पश्चिम घाट अरेबियन सी की तरफ बहती है, और बाकी जो नदियाँ हैं वो सब बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। प्रायद्वीप नदी में नर्मदा ताप्ती नदी का अपवाद है, क्योंकि इसके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। यह ब्रज घाटी होकर बहने का, जो मैं बोल रहा था वही अगला पॉइंट वही आ गया। प्रायद्वीप पठार में पठारों को पठार कहते हैं, क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना है। कैसे पठार है? केंद्रीय उच्च भूमि, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन के पठार, ये सब है। गुजरात की प्रमुख पहाड़ियाँ याद होना चाहिए, कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बारदा पहाड़ी, अ, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी, ये सब का है गुजरात में। अब पढ़ते हैं पहला पठार, द सेंट्रल हाईलैंड्स, केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में शामिल किया जाता है, तो हम मोस्टली इसमें केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे पहले। फिर इसके बहुत सारे उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन के पठार। दक्कन के पठार सब नेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन पहले पढ़ते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। अरावली पर्वत श्रेणी शुरू होते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज से लेकर दक्षिण पश्चिम के गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर है। यह प्राचीनतम मोरदार अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन्स का उदाहरण है, जो राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कब? जब इंसान बने हुए थे, जब अ, इंसान तो चल बहुत बात की बात है। प्री कैम्ब्रियन वह है जब जीव नहीं बने थे, पानी में तैरने वाले जीव थे, जिस टाइम पे सब बन रहे थे पानी वाले। कैम्ब्रियन एज वह है जब रेंगने वाले जीव थे, पानी में रीढ़ की हड्डी वाले जीव बन रहे थे। तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी संरचना इसकी। अरावली का अनुमानित है 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। अरावली संरचना पश्चिम भारत के मुख्य जल विभाजक है, जो राजस्थान मैदान के अफवाह तंत्र को गंगा के मैदान के अफवाह तंत्र से अलग करती है। तो जल भी विभाजन करता है। गंगा में जो कुछ नदियाँ मिल सकती है लेकिन नहीं मिली, क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी है वहाँ पर। जल विभाजक एक भौगोलिक इकाई है जो पानी का भंडारण करती है और एवं छोड़ती है। लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जो राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल होते हुए गुजरात के कच्छ में विलीन हो जाती है। मतलब विलीन मतलब अंदर अंदर बहने लग जाती है बाद में। इसलिए एक अंतःस्थल ना, स्थल के नीचे अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अरावली से निकलने वाली सुकरी और जवाई नदियाँ लूनी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है। हाँ, क्यों है? जो पूर्व के अपेक्षित अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्ध शुष्क तथा शुष्क प्रदेश से अलग करती है। उत्तर पश्चिम भारत का यह क्षेत्र खनिज संसाधन जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक तथा चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो आबू पहाड़ियों पर स्थित है, जैसे माउंट आबू सुना होगा उन्होंने। हाँ, इस आबू पहाड़ी में जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल, जैन धर्म के लोगों का क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। जबकि अन्य शिखर कुंभलगढ़ भी इस क्षेत्र में है। अब बात करते हैं मेवाड़ के पहाड़ पठार। मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान में।
मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। ठीक है, अरावली पर्वत को मालवा के पठार से, अरावली और मालवा को कौन करता है? मेवाड़ का पठार करता है। अब पढ़ते हैं मालवा क्या है, पहले उसको कंप्लीट करते हैं। यह अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अपवाद क्षेत्र में आता है। बनास नदी चंबल नदी के महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अब बात करते हैं मालवा के पठार की। मालवा है मध्य प्रदेश के बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। मालवा का पठार को राजस्थान में हड़ौती का पठार कहते हैं। इसका विस्तार दक्षिण के विंध्यन संरचना, उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड, बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ पठारी क्षेत्र तक है। यहाँ बेसाल्ट चट्टानों का अपक्षरण, अपक्षरण मतलब समझ रहे आप, वेदरिंग के कारण काली मृदा का विकास हुआ है। अपक्षरण मतलब अपक्षरण होते होते काली मृदा का विकास हुआ है, इसलिए मालवा पठारी क्षेत्र कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। कपास की कृषि के लिए क्या उपयोगी है? काली मिट्टी, और काली मिट्टी काम प्राप्तियों को बेसाल्ट बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षरण से। चंबल, नर्मदा, ताप्ती यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। चंबल नदी घाटी भारत में अवनालिका अपरदन के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसे बीहड़ की उत्खात भूमि कहते हैं। किसे कहते हैं? बीहड़ की उत्खात भूमि कहते हैं। ये कहते हैं हमारे चंबल नदी घाटी को। अब बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार। इसका विस्तार ग्वालियर के पठार से विंध्याचल श्रेणी के बीच, अब नीचे नीचे आ रहे हैं हम उत्तर प्रदेश, हिमाचल और मध्य प्रदेश के बीच आ गए। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 7 जिले और मध्य प्रदेश के 6 जिले आते हैं। यहाँ की ग्रेनाइट व नीस चट्टानी संरचना की अपक्षय तथा अपरदन की क्रिया होने के कारण लाल मृदा का विकास, और यहाँ क्या हुआ? ग्रीस और ग्रेनाइट और नीस चट्टान से किसका? लाल मृदा का विकास हुआ। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी के द्वारा बने महाखड्डों को उत्खात भूमि का प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, चंबल नदी अभी पीछे पड़ती है, चंबल नदी घाटी होती है, उसे उत्खात भूमि का प्रदेश भी कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण केंद्रीय उच्च भूमि का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि सूखा है तो क्या आर्थिक दृष्टि से तो लाभदायक होगा नहीं। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि के पूरी पठार से अलग करता है। ठीक है, अब हम और नीचे आते हैं विंध्यन श्रेणी में। इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक। सोचो कितना बड़ा है विंध्यन श्रेणी, मतलब भारत के बीचों बीच वाली श्रेणी है। इसे गुजरात में जोबट हिल तथा बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। मतलब जोबट हिल कहाँ हो गया? गुजरात में। कैमूर हिल हो गया बिहार में, क्योंकि बिहार तक फैला है। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी, जो विंध्यन पर्वत की सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। तो विंध्यन पर्वत हो गया, इस सतपुड़ा पर्वत के बीच में क्या बह रही है? नर्मदा नदी बह रही है, और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हम सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मानते हैं। विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है, जिसमें विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियाँ पाई जाती है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ भी जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टानों से निर्मित इस संरचना को धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव है, जो कि है, परंतु भवन निर्माण के पदार्थ के भंडार जैसे आर्थिक महत्व, मतलब इसमें जो है खनिज संसाधन कम है, लेकिन भवन निर्माण में जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में। यह पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और प्रायद्वीप भारत के मुख्य जल विभाजक भी है, क्योंकि गंगा नदी के अपवाद क्षेत्र को प्रायद्वीप भारत के अपवाद क्षेत्र से अलग करती है। अब गंगा नदी प्रायद्वीप क्षेत्र में जाने से उत्तर प्रदेश, बिहार होते होते बंगाली खाड़ी में जाती है, और नीचे हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो कौन करता है इसको अलग? यह वाली पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? विंध्यन श्रेणी। अब बात करते हैं दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी। यह भारत के मध्य भाग में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सीमा से लेकर छत्तीसगढ़, टोडा नागपुर के पठार तक है। यह है मिडिल में। इससे जस्ट ऊपर क्या थी? विंध्यन श्रेणी, जो बिहार तक थी, और यह आ गया बीच में। यह पश्चिम से पूर्व राजपीपल की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मैकॉल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, याद रखना। किस सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का? धूपगढ़, 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकॉल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। अब ये कौन सा मैकॉल श्रेणी की बात कर रहे हैं? अमरकंटक है, जिसकी हाइट है 1065 मीटर। यहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। ठीक है, कौन से? अमरकंटक से। एक ब्लॉक पर्वत है। कौन है ब्लॉक पर्वत? सतपुड़ा श्रेणी, जिसका नाम मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा तापी नदी के विविध जल विभाजक का कार्य करती है। कौन सी दो नदियाँ महत्वपूर्ण हैं? नर्मदा और तापी, याद रखना। ये अपवाद वाली नदियाँ हैं, ये उल्टी दिशा में बहती है। जिस दिशा में बाकी सारी नदियाँ बहती है उस दिशा में नहीं बहती दोनों नदियाँ, ये उल्टी बहती है। और इन दो को बीच में कौन काटता है? बीच का जल विभाजक कौन है? हमारी सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, अब
दोस्तों ये तो हो गए हमारे केंद्रीय उच्च भूमि। अब हम पूर्वी पठार के बारे में बात करते हैं। इसमें निम्नलिखित में से छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार, ये कुछ इंपॉर्टेंट पठार है, याद रखना। अब आता है छोटा नागपुर का पठार। इसका मुख्य झारखंड में है मोस्टली, और थोड़ा बहुत बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और एक और कुछ कुछ जिलों में फैला है। इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी है, उत्तर में हजारीबाग का पठार, दक्षिण में रांची का पठार है। इन तीनों संरचना संयुक्त रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र शामिल होता है। दामोदर नदी रांची का पहाड़ और हजारीबाग के पठार को अलग करती है। कौन? दामोदर नदी। किन दो पठार को? रांची के पठार और हजारीबाग के पठार को अलग करती है दामोदर नदी। यह छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है और ये दो भागों को अलग करती है, रांची के पठार और हजारीबाग के पठार को। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हजारीबाग पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ हिल याद रखना। यह जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, आपको पूर्व में बताया गया है। राज्य पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे हुंडुरु जलप्रपात है इस नदी में। छोटा नागपुर पठारी में ग्रेनाइट चट्टानों की निर्मित उच्च स्थलाकृतियाँ व द्वीप रूपीय स्थलाकृतियों को पाटभूमि पार्टलैंड कहते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से पाट क्षेत्र को उत्थित भूखंड का उदाहरण है। पाट क्षेत्र एक उत्थित भूखंड का उदाहरण है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन की। छत्तीसगढ़ नदी का विस्तार छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में है, जिसका निर्माण अवतरण और दशाव की प्रक्रिया से हुआ है। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटे नागपुर के रांची पठार के दंडकारण्य पठार को अलग करती है। ऊपर रांची पठार हो गया, बीच में हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का पठार, नीचे हो गया दंडकारण्य पठार। ये भी इंपॉर्टेंट है, दंडकारण्य पठार भी इंपॉर्टेंट है। अब छोटा नागपुर पठार को हम जो कि महानदी है, महानदी जो नदी है वो अलग करती है रांची पठार से। यहाँ पर माना जाता है उसके सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब आदि प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई गई है, जिस कारण यह कोयला भंडार के लिए उपलब्ध है। अब बात करते हैं दंडकारण्य का पठार। इसके बाद भी कुछ है कि नहीं, ये लास्ट तक यही है। इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना तक है। यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। सब मध्यवर्ती भाग में स्थित है। मध्य मतलब फैला नहीं है, लेकिन मध्य मतलब बीच में है। यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम इस क्षेत्र में पाया जाता है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती। उसका उद्गम कहाँ है? दंडकारण्य का पठार। भारत में टिन धातु दंडकारण्य पठार के बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। तो टिन धातु कहाँ पाई जाती है? बस्तर में। बस्तर कौन से पठार के अंदर आता है? दंडकारण्य पठार के अंदर। ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत है और इनके राज्य है, जैसे बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में है, चिन श्रृंखला है मणिपुर में, धोसी पहाड़ी है हरियाणा में। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम आगे पठार पढ़ेंगे, जो बाकी बचे हुए पठार हैं, केंद्रीय उच्च भूमि और बाकी कुछ पठार हमने कवर कर लिया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, धन्यवाद।